हेलो वेलकम एवरीवन। आइए अपन दूसरे वीडियोस में आते हैं खंडवा में। तो खंडवा में यानी ये एंड टर्म के एग्ज़ाम के लिए हैं और आपके इसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे और 40 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना होगा। इसमें अभी मैंने 40 क्वेश्चंस में कुछ एक ही दो क्या बोलते हैं यूनिट से प्रश्न रखे हैं। इसके आगे वाले पेपर को मैं आपको बना के बताऊंगा और उसमें जो लगभग 500 यूनिट से मैं प्रश्न रखूंगा। वो पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पेपर में मैंने एक दो यूनिट से इसलिए प्रश्न ज़्यादा रखे हैं क्योंकि वो यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे पर जो प्रश्न आते हैं वो आप कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे, इसलिए मैंने ये प्रश्न देने का प्रयास किया है। जैसे पहला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो उसका नाम है मैकडूगल। मैकडूगल ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, और इसको मैकडूगल ने प्रस्तुत किया। दूसरा प्रश्न है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने प्रस्तुत किया। ये भी सारे अभिप्रेरणा से संबंधित प्रश्न है, आपको इसको दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अंतर्नाद का सिद्धांत किसने दिया? तो अंतर्नाद का सिद्धांत का प्रतिपादन हल करता है, हल विद्वान का नाम है, हल ने दिया। चौथा, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स और कोपमैन देते हैं। अगला पांचवा, शरीर क्रिया का सिद्धांत का प्रणेता कौन था या उसका प्रतिपादक कौन था, किसने प्रस्तुत किया? तो मॉर्गन ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न आता है, इसमें ये जो 5-6 जो भी प्रश्न आ रहे हैं ये सब अभिप्रेरणा से संबंधित प्रश्न है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने, यानी नीड हायरार्की थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो अब्राहम मैस्लो ने इसका प्रतिपादन किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लगभग परीक्षा में आ सकता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। सारे प्रश्न आ जाएंगे, आप दिमाग से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको सुन लीजिएगा। निवेदन है आपसे, और इसका अगला वाला जो वीडियोज़ होगा, जो अगला वाला जो मॉडल पेपर होगा उसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कल आपको प्रस्तुत करूँगा। अगला प्रश्न है, मैस्लो के अनुसार आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? अभिप्रेरणा के जो तत्व होते हैं उन अभिप्रेरणा के तत्वों में आवश्यकता महत्वपूर्ण तत्व होता है, फिर दूसरा तत्व चालक होता है यानी ड्राइव होता है, और तीसरा तत्व लक्ष्य होता है यानी प्रोत्साहन होता है। तो इसमें आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? अब्राहम मैस्लो के अनुसार आवश्यकता 5 प्रकार की होती है। पहली होती है शारीरिक आवश्यकता, जो ये पिरामिड भी बनाता है इसका आवश्यकताओं का। तो पहली आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकता या प्राथमिक आवश्यकता। दूसरी होती है आवश्यकता सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी आवश्यकता होती है सामाजिक आवश्यकता। चौथी आवश्यकता होती है सम्मान की आवश्यकता, और पांचवी आवश्यकता होती है आत्म सिद्ध की आवश्यकता। जो प्राथमिक आवश्यकता है इससे भी प्रश्न आते हैं, सुरक्षा की आवश्यकता से भी प्रश्न आते हैं, सामाजिक आवश्यकता से भी आते हैं, सम्मान की आवश्यकता क्या, आत्मसिद्धि की आवश्यकता क्या है। 1 सेकंड लगेगा, मैं आपको इसको बता रहा हूँ। प्राथमिक आवश्यकता जैसे भोजन की आवश्यकता, वस्त्र की आवश्यकता, काम की आवश्यकता, नींद की आवश्यकता, सेक्स की आवश्यकता, etc, ये प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। सुरक्षा की आवश्यकता कि मैं मनुष्य जो है जैसे घर बनाना, निवास बनाना, ये सब सुरक्षा की आवश्यकता के रूप में आता है। तीसरा सामाजिक आवश्यकता जिसमें प्रेम बनाना, प्रेम करना, स्नेह करना, संबंध बनाना, ये सब सामाजिक आवश्यकता है। सम्मान की आवश्यकता, यहाँ पर ये 3 आवश्यकताओं की पूर्ति सब में हो जाती है। सम्मान की आवश्यकता बहुत कम लोगों को मिलती है, व्यक्ति सम्मान पाना चाहता है, इसके लिए वह अच्छे कार्य करता है, वो विख्यात होता है जग में, ठीक है। तो सम्मान की आवश्यकता होती है। आत्मसिद्ध की आवश्यकता, इसको बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं जब आपका सम्मान यूनिवर्सल रूप ले लेता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने प्राप्त किया, भगवान महावीर ने प्राप्त किया, महात्मा गांधी ने प्राप्त किया, जो ऐसे विवेकानंदा ने प्राप्त किया। तो जो भारत की महान विभूतियाँ हैं, इन लोगों ने आत्मसिद्धि की आवश्यकता को प्राप्त किया। तो ये सारी चीज़ें अब्राहम मैस्लो के अनुसार ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। फिर मैं आगे अगला प्रश्न देता हूँ आपका। अगला प्रश्न है, प्राथमिक आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता कौन कौन सी है? जैसे मैंने भी बताया, भोजन, पानी, नींद, सेक्स आदि, ये सारी। सुरक्षा की आवश्यकता कौन कौन सी है? घर, निवास आदि बनाना, ये सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न आ जाता है आपका, अभिप्रेरणा का तत्व कौन कौन सा है? तो अभिप्रेरणा के 3 तत्व होते हैं, आवश्यकता, चालक या अंतर्नाद, प्रोत्साहन या लक्ष्य, यानी नीड, ड्राइव और टारगेट, जो भी आपका है यानी एम, लक्ष्य। तो 3 तत्व होते हैं अभिप्रेरणा के। अगला जो प्रश्न है, अभिप्रेरणा की उत्पत्ति हुई है यानी किस भाषा से अभिप्रेरणा शब्द आया है? तो अभिप्रेरणा शब्द ये जान लीजिए, अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द से बना है, और मोटिवेशन शब्द जो है यह लैटिन भाषा के मोटम से बना है, और मोटम का अर्थ होता है मूव, मोटर, मोशन, समझ रहे? तो आपको इसको समझना है। और अभिप्रेरणा की एक और बात है, अभिप्रेरणा का महत्व बालक के व्यवहार को समझने में होता है।
तो ये भी आपको अगर अभिप्रेरणा का महत्व पूछ रहा है तो आप बताइएगा कि ये बालक के व्यवहार को समझने में होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये लैटिन भाषा के मोटम से बना हुआ है। मोटम का अर्थ होता है मूव, मोटर, मोशन, ठीक है। मोटिवेशन शब्द जो है लैटिन भाषा से बना है, याद रखिएगा। अगला एक प्रश्न है, अभिप्रेरणा एक भावात्मक क्रियात्मक कारक है जो कि चेतन अथवा अचेतन लक्ष्य की ओर होने वाली व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निश्चित करने का कार्य करता है। यह परिभाषा किसकी है? उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो याद रखिए यह परिभाषा जेम्स ड्रेवर की है। अगली एक और परिभाषा ये किसकी है? ये भी है, अभिप्रेरक प्राणी में निहित वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी विशेष ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा मैकडूगल की है। तो ये दोनों परिभाषाएं आप ध्यान से याद रखिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा और ध्यान से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा, एक जेम्स ड्रेवर की परिभाषा, एक मैकडूगल की परिभाषा। इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? यानी अभिप्रेरणा को कौन प्रभावित करता है? रुचि। अगर रुचि नहीं है तो प्रेरणा या अभिप्रेरणा एक ही बात है, मोटिवेशन, आगे बढ़ने के लिए, सीख देना, है ना। तो रुचि इसको प्रभावित करती है, नवीनता प्रभावित करती है, कक्षा का वातावरण यानी जो छात्र के लिए होता है वो प्रभावित करता है, आकांक्षा का स्तर इसको प्रभावित करता है। ये चीज़ें हैं, इसको मैंने पढ़ा भी रखा है आप सभी को, तो आप सब जानते भी हैं इस चीज़ को। अगली बात, अधिगम को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? अगला प्रश्न है, तो अधिगम को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं, कि व्यक्तिगत कारक और दूसरा वातावरणीय कारक। व्यक्तिगत कारक कौन कौन से होते हैं जानिए? रुचि, परिपक्वता, बुद्धि, चिंता या तनाव, अभिप्रेरणा, स्व अध्यय की विधि, स्वास्थ्य, उम्र या यौन, ठीक है। वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं? परिवार, स्कूल, समाज, शिक्षक का व्यक्तित्व, अध्यापन विधि, विषय का स्तर, शिक्षा के अनौपचारिक साधन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अनौपचारिक साधन में, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, ये सब सारी चीज़ें, तो ये सब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो आपके सामने हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आंसर कर लीजिएगा। जो भी आएगा छांटने के लिए सीधे सीधे प्रश्न पूछ देता है, कौन सा कारक है कौन सा नहीं है, तो आप उसमें डिफाइन कर लीजिएगा कि वातावरणीय कारक कौन सा है, व्यक्तिगत कारक कौन सा है, ये सब चीज़ें। अगला प्रश्न आते हैं, थॉर्नडाइक की पुस्तक का क्या नाम है? तो थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम जो है वह है एजुकेशनल साइकोलॉजी। 1914 में अपनी यह पुस्तक उसने लिखी। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का क्या नाम है? तो थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के कई नाम हैं, आप इसको ध्यान से रखिएगा, पढ़िएगा। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, इसको बोलते हैं प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। क्लासरूम में मैंने बता रखा है कि कैसे कैसे इस सिद्धांत के अलग अलग नाम पड़े हैं। तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत या उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो आपसे कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं अलग नाम देकर, आपको कंफ्यूज करना है बस होता है प्रश्न में, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अच्छे से समझकर उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? तो बिल्ली पर उसका प्रयोग जो है सर्वाधिक चर्चित रहा। हालांकि उसने मछली पर भी और कुत्ते पर भी प्रयोग किया था, पर सबसे ज़्यादा उसका प्रयोग, चर्चा का प्रयोग उसका बिल्ली का रहा, तो बिल्ली पर प्रयोग किया था, आंसर रहेगा। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के प्राथमिक नियम कौन से हैं? तो उसने थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में 3 प्राथमिक नियम दिए थे। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। तो ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा प्रश्न आते हैं, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव ने दिया था। ये भी चीज़ें आप सब पढ़ रखे हैं। पावलोव जो विद्वान था उसको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये प्रश्न आ सकता है। तो पावलोव को नोबेल पुरस्कार 1904 में मिला था। यह एक रूसी शरीर मनोवैज्ञानिक था। अगला, पावलोव ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? तो कुत्ते पर प्रयोग किया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्किनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया था? तो स्किनर ने अधिगम का साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अगला प्रश्न है, स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था, किस जानवर पर? तो कबूतर पर किया था और सफ़ेद चूहे पर किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अधिगम का उद्देश्य क्या है? तो अधिगम का उद्देश्य क्या है? अधिगम का उद्देश्य समायोजन में मदद करना है, एडाप्टेशन में मदद करना अधिगम का उद्देश्य, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहते हैं? व्यवहार में परिवर्तन को अपन अधिगम बोलते हैं या सीखना बोलते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला, जीन पियाजे से प्रश्न आता है। लगभग ये चौथी और तीसरी यूनिट से ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मैंने रख रखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, यानी थ्योरिकल प्रश्न हैं।
और सीधे सीधे परीक्षा में आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको रख रखा है। सेकंड जो मॉडल पेपर मैं बनाऊंगा उसमें 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप दोनों पेपर पढ़ लोगे, जैसे 40 ये 40 वो, 80 क्वेश्चन पढ़ लोगे, निसंदेह आपको 40 के 40 क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला 27वां प्रश्न, जीन पियाजे कौन था? तो जीन पियाजे एक जीव वैज्ञानिक था, ये दिमाग में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग मनोवैज्ञानिक के मत रखिएगा। जीन पियाजे मुख्य रूप से एक जीव वैज्ञानिक था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। जीन पियाजे ने कौन से सिद्धांत दिए? तो जीन पियाजे ने 2 सिद्धांत दिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास के सिद्धांत को अपन भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, और दूसरा सिद्धांत दिया था इसने नैतिक विकास का सिद्धांत, तो इम्पॉर्टेंट है। अगला, जीन पियाजे एक अपनी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कुछ संप्रत्यय देता है, संकल्पनाएं देता है, उन संकल्पनाओं में कुछ शब्द देता है अपने सिद्धांत को समझने में। वह शब्द जो है एक आया है, अगला प्रश्न 29वें प्रश्न में, स्कीमा का क्या अर्थ है? स्कीमा एक वो संप्रत्यय देता है, कॉन्सेप्ट देता है स्कीमा। तो स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण संभव हो सके। तो आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है, पूछ देगा स्कीमा शब्द किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया। कहाँ पर दिया? तो संज्ञानात्मक विकास में को समझने में एक अपना संकल्पनाओं को नाम दिया, 8-9 संकल्पनाएं देता, उसमें स्कीमा भी नाम एक होता है। मैंने इसको पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, जो पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। आप सब भी किसी किताब में पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्कीमा का अर्थ जो है ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण संभव हो सके, और इसको जो है देने का कार्य करने का काम जीन पियाजे ने किया। अगला, स्कीम्स क्या है? यानी वो भी वहीं पर दूसरी कॉन्सेप्ट है, जीन पियाजे की ही कॉन्सेप्ट है स्कीम्स भी। स्कीम और स्कीमा में अंतर है, याद रखिएगा। मैंने दोनों प्रश्न इसीलिए यहाँ पर रखे हैं साथ में ही इसको, ठीक है। तो स्कीम्स क्या है? व्यवहार के संगठित पैटर्न जिन्हें बार बार दोहराया जा सके, वही क्या होते हैं? स्कीम्स कहलाते हैं। जैसे बालक अपना शर्ट का बटन बंद कर लेता है बिना देखे, बार बार दोहराते दोहराते उस चीज़ को अभ्यस्त हो जाता है। पहली बार बंद करता है तो ऊपर नीचे बटन बंद कर लेता है स्कूल ड्रेस का, पर कुछ दिनों बाद जब वह उस व्यवहार को दोहराता है और उसका पैटर्न जो है संगठित हो जाता है, हमेशा हो सकता है, तो वह आसानी से बिना देखे ही कुछ भी कर रहा होता है, पर अपना शर्ट का बटन आसानी से बंद कर लेता है। अगला है स्कीमा और स्कीम संप्रत्यय का प्रयोग किसने किया? तो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में किया था। ये प्रश्न मैंने इसका आंसर आपको पीछे उत्तर बता रखा है पहले ही। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 4 अवस्थाएं हैं, और 4 अवस्थाएं कौन सी हैं मैंने अंग्रेजी में लिख लिया है, इसकी हिंदी भी आपके सामने ही होगी, आप पढ़े होंगे। सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में चूंकि बहुत सारे नाम हो जाते हैं इसलिए आपको याद करने में कठिनाई होती है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर एक साथ रहता है, तो आप अंग्रेजी वाले को देखकर वहाँ से हिंदी वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो अंग्रेजी में ही याद करने का प्रयास करिएगा। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका समय होता है जन्म से 2 वर्ष तक। प्री ऑपरेशनल स्टेज दूसरा, जिसका समय होता है 2 से 7 वर्ष। इसके 2 भाग हो जाते हैं, एक प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था जो 2 से 4 वर्ष की होती है, और दूसरा अंतर्दर्शी अवधि अवस्था जो 4 से 7 वर्ष की होती है। तीसरा होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 12 वर्ष होता है, और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 15 से 12 वर्ष होता है। तो 4 अवस्थाएं देता है जीन पियाजे। अगला जो प्रश्न है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक चिंतन कर समस्या का समाधान करने लगता है? तो किस अवस्था का बालक जो है चिंतन कर समस्या का समाधान करने लगता है? तो वह अवस्था जो है वह चौथी अवस्था है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या उसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, अंग्रेजी में फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बोलते हैं, जिसका समय 12 से 15 वर्ष होता है। अगला 34वां प्रश्न है आपका, किस अवस्था का बालक वस्तुओं को देखकर छोटा बड़ा बताने लगता है, यानी लंबाई और चौड़ाई बताने लगता है, उसकी माप करने लगता है पियाजे के अनुसार? तो जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बालक जो है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का जो बालक है 7 से 12 वर्ष का, वह जो है ऐसा कार्य करने लगता है। अगला प्रश्न है, मूर्त चिंतन की प्रक्रिया किस अवस्था में प्रारंभ होती है बालक में, ये पियाजे के अनुसार? तो तीसरी अवस्था में प्रारंभ होती है, जिसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था या जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं इसको, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। ये 7 से 12 वर्ष की अवस्था है। अगला प्रश्न है, 2 से 4 वर्ष की आयु का बालक
संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था का है, यानी पियाजे के अनुसार ये प्रश्न पूछ रहा है। जीन पियाजे के अनुसार 2 से 4 वर्ष की आयु का बालक संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था का है, तो वह जो है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था का बालक है। 2 से 4 वर्ष की आयु का बालक है, दूसरी अवस्था का बालक है, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड का बालक है। तो ये आपको समझना है, जानना है। अगला आपका जो प्रश्न इसी में आ रहा है, अगला प्रश्न है आपके सामने, किस अवस्था का बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है, इसी अवस्था में जो है वो चलता है तो उसको लगता है कि सूर्य और चंद्रमा उसके साथ साथ चल रहे हैं। तो कौन सी अवस्था है? पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था है, 2 से 4 वर्ष की अवस्था है ये बालक की। अगला प्रश्न है, तर्क करने की क्षमता किस अवस्था में जन्म ले लेती है जीन पियाजे के अनुसार? तो तर्क करने की क्षमता अंतर्दर्शी अवधि है, 4 से 7 वर्ष की अवस्था में जन्म ले लेती है बालक में। अगला जो आपका प्रश्न है इंपॉर्टेंट, संवेदी पेशी अवस्था, जो प्रथम अवस्था है, संवेदी पेशी अवस्था जीन पियाजे की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है कि कितने उपभाग हैं? तो इसके 6 उपभाग हैं। और पहला उपभाग जो है जन्म से 30 दिन का, दूसरा उपभाग 1 से 4 माह का, तीसरा उपभाग 4 से 8 माह का, चौथा उपभाग 8 से 12 माह का, पांचवा उपभाग 12 से 18 माह का और छठा उपभाग 18 से 24 माह का होता है। तो ये सारे प्रश्न आपके सामने आएंगे। एक और प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो 40 नंबर का प्रश्न है, इसको भी आपको देखना है। 40 नंबर का प्रश्न ये है, प्रतिवर्त क्रिया अवस्था का समय क्या है? प्रतिवर्त क्रिया अवस्था का समय, यानी जीन पियाजे की जो प्रथम उप अवस्था है, प्रथम अवस्था की उप अवस्था जो है, प्रथम अवस्था जैसे संवेदी उप अवस्था है, इसके जो 6 भाग हैं, इसकी पहली अवस्था जिसका नाम जन्म से 30 दिन तक ये समय होता है, जिसका नाम प्रथम उप अवस्था है, इसी प्रथम उप अवस्था को प्रतिवर्त क्रिया अवस्था का समय भी कहते हैं। तो इस तरह से ये 40 प्रश्न जो है थ्योरिकल टाइप के, जो हालांकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए रहे हैं कि कौन कौन से सिद्धांत आए हैं और उन सिद्धांतों के आपको नाम मैंने अब बता रखे हैं। तो लगभग तीसरी चौथी यूनिट से ये प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा है। अभी जो इसमें कारकी सिद्धांत है, बुद्धि के सिद्धांत हैं, व्यक्तित्व की परिभाषाएं हैं, समझ में आ रहा, समाज में और शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, बहुत सारे प्रश्न बाकी रह गए हैं। उसको मैं आपके दूसरे मॉडल पेपर में प्रस्तुत करूंगा। ये मॉडल पेपर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा से मैंने कुछ ज़्यादा प्रश्न रख दिए हैं, इसलिए रख दिए हैं क्योंकि अभिप्रेरणा से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे सीधे उठकर चले आते हैं, तो आ जाएँ तो एक भी गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने इस पेपर को बनाने का प्रयास किया है। आप इसको एक बार ज़रूर ध्यान से सब लोग पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार दोबारा आपके सामने स्क्रीन पर आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, और इसका दूसरा मॉडल पेपर एक बार फिर आपसे प्रार्थना है, ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि यह आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। आपका जो पेपर होगा, तीसरा पेपर, वो बहुत ही अच्छे ढंग से होगा। तो मैं आपको ये तीसरा पेपर भी आपके सामने इसको जल्दी प्रस्तुत कर देने वाला हूँ, कल प्रस्तुत कर देने वाला हूँ। इसके लिए आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।